Welcome to Mentor Me, your digital classroom. चलो। तो सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद। पटवारी का सिलेबस आ गया है। तो क्लास डिस्कस करें पहले कि पटवारी का सिलेबस डिस्कस करें? क्या बोलते हो? सर सिलेबस के बारे में बता दो थोड़ा सा डिटेल में। सिलेबस करें डिस्कस? स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं सर। हाँ जी सर। वेट फिर। तो देखो, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि HPRCA ने सिलेबस इस बार टाइम से दे दिया। TGT की तरह नहीं किया कि 10 दिन पहले सिलेबस चेंज किया है या फिर काफी टाइम बाद सिलेबस चेंज किया। तो देखो बेटा, शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। ये हिस्ट्री के इन्होंने सारे पर्सपेक्टिव पकड़ लिए। मतलब एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, सारी हिस्ट्री पकड़ ली है इन्होंने। एंशियंट भी देख ली, एंशियंट भी है, मेडिवल भी है, और मॉडर्न भी है, और इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। देखो जैसे इसमें दिया ना, द अर्ली सोसाइटीज, कैसे एक सोसाइटी इवॉल्व हुई, हंटिंग एंड गैदरिंग। ये देखा जाए तो +1 की किताब में ये दिया हुआ, हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में, +1 की NCERT हिस्ट्री की। प्री हिस्टोरिक टाइम, IVC। IVC से तो UPSC भी क्वेश्चन पूछता है। IVC इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी हिस्ट्री का, हमारी सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IVC के लिए देखो, जैसे इसमें दे रखा है आयरन एज, तो उसका दे रहा है IVC। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जैसे इंडिया में कहाँ कहाँ है, लोथल कहाँ है, सॉरी। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मेरे को इनका हिस्ट्री का। सबसे वास्ट टॉपिक है, और पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछेंगे। IVC दे रखा है इसमें, वैदिक। देखो बेटा, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप जो ये टॉपिक्स कर रहे हो ना, अगर आप खुद से कर रहे हो तब तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर हम हमारे साथ जुड़ते हो, अगर जुड़ना होगा, नो डाउट वी आर नॉट प्रमोटिंग आवर सेल्फ। अभी तक हमने इतनी क्लासेस ले ली है कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपको हमसे पढ़ना है कि नहीं। तो देखो, एक IVC का टॉपिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मौर्यास, मौर्यन एम्पायर, शकास, कुशाणास, इनको तो हम हिमाचल में भी पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। संगम एज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई पढ़ रहा है तो तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना, +1 की। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे ना, या फिर उसकी समरीज भी निकालोगे, तब भी तुम्हारा एंशियंट हिस्ट्री हो जाएगा। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए तो नो डाउट NCERT इज़ द बेस्ट। NCERT में पढ़ोगे तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे तुर्क मिल जाएंगे, और ये मुगल्स, ये सारी पहले, सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत मिल जाएगी। आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत में हम मुगल्स को काउंट नहीं करते। हमारा चलता है ये 1092 से लेकर जब तक बाबर नहीं आ जाता, 1526 तक का। ये सबसे वेल डिफाइंड है सिलेबस में अभी तक। अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ता है +1 की पुरानी किताब हिस्ट्री की, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में, RS अग्रवाल की किताब है शायद वो पढ़ता है। और मॉडर्न इंडिया के लिए तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। अब आपको उसकी छंटनी आनी चाहिए करनी कि आप कैसे छांटोगे। क्योंकि इसमें देखो ना बेटा, पूरा अगर आप देखा जाए तो HS लेवल का टॉपिक्स दे रखे हैं इसमें, सारे टॉपिक सारे हैं। हिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई टॉपिक नहीं। देखो, अराइवल ऑफ यूरोपियन से लेकर यहाँ पर देखो, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखा है। देखो जैसे नेहरू रिपोर्ट, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फॉर्मूला, पर एक इनकी सिली मिस्टेक देख लो इधर, ये रॉलेट एक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारे एक्ट दे रखे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट थे ना मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका अलाइड की तैयारी भी हो सकती है। सीरियसली बोल रहा हूँ बेटा, अलाइड की तैयारी भी हो सकती है। फिर आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत सारे वास्ट सोर्सेज है। आप मैं इसके लिए प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसको थीम्स बेसिस में पढ़ो। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया है ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ो, सर्च करो और पढ़ो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, कैसे उसने यूरोप को, सॉरी हाँ, यूरोप को उसने कैसे कोलोनियलिज्म के लिए इफेक्ट किया, मतलब कैसे पुश किया वो। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क, बिस्मार्क के बारे में पढ़ोगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजन। इसके लिए तो मैं मूवी सजेस्ट करूंगा आपको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वर्ल्ड वॉर 1 के लिए।
वो देखोगे ना, हो जाएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बेटा, वो मूवी किसकी है? योआकिन फोनिक्स की है वो मूवी, जो जोकर के लिए जिसको ऑस्कर मिला था, उसकी मूवी है। देखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सिलेबस मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसका, इनका इनका इस बार देखो, इंडिया की ज्योग्राफी पूछी हुई है, बहुत ही वेल डिफाइंड और फैक्चुअल। देखा जाए तो इंडिया की ज्योग्राफी को ना एक एक हफ्ता नहीं, चलो 2 हफ्ते में कंप्लीट करा जा सकता है, लिटरली 2 हफ्ते में। इन्होंने देखो, जैसे प्रेशर और विंड्स का, जैसे क्लाइमेटोलॉजी के कुछ फैक्ट टॉपिक्स होते हैं जिसमें समझना पड़ता है, जिसमें देखो एक्सक्लूडिंग जेट स्ट्रीम, इन्होंने खुद बोला है कि ये नहीं पढ़ना है, डिस्टर्बेंस एंड रिलेटेड फिगर्स। इन्होंने मतलब इतना प्रिसाइजली दिया है ना टॉपिक। देखो जैसे साइज एंड लोकेशन, ये तो सबको पढ़ते ही पढ़ते हैं। नेबर्स पढ़ लिए, फ्रंटियर्स पढ़ लिए, बॉर्डर्स पढ़ लिए। जैसे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, हिमालयास का है, वेस्टर्न घाट का है, सुंडालैंड का है, और सुंदरबन डेल्टा का है, अरावली का है, सतपुड़ा का है, विंध्या का है। बहुत ही क्रिस्प टॉपिक्स है ज्योग्राफी के, लड्डू टॉपिक्स है, लिटरली बोलूंगा लड्डू टॉपिक्स। ज्योग्राफी सबसे इजी है, हिस्ट्री सबसे वास्ट पूछी हुई है। हिस्ट्री में इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने एंशियंट से शुरू किया मॉडर्न तक, और इवन वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूड कर दी। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी सबसे इजी है। देखो इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट भी पूछा गया है। देखो जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में अभी जैसे सेंसस आने वाला है, तो जरूरी नहीं है ये सेंसस 2011 का डाटा ही पूछेंगे, NFHS का डाटा भी पूछेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, UIDSE का डाटा भी पूछेंगे। मैं तो इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे को, मैं बोल रहा हूँ UNDP की रिपोर्ट पढ़ लो हिमाचल की। हिमाचल का डाटा 110% आने वाला है। और वो सेंसस 2011 का नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे अभी जो इन्होंने खुद ही पब्लिश किया रिपोर्ट, UNDP के कोलैबोरेशन के साथ। अगर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बेटा, आप मेंटोर मी के यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, तीन वीडियोस में पूरी हमने UNDP की रिपोर्ट खत्म की है विद फैक्चुअल डाटा। आप उसको देखो और उसके नोट्स बनाओ, अगर नहीं होता है तो मैं आपको रिपोर्ट ग्रुप में भेज दूंगा, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है। पढ़ते रहो फिर 16 पेजेस, या फिर 15-15 मिनट की 3 वीडियोस देखो, और रिपोर्ट को कंप्लीट करो और फैक्चुअल डाटा नोट करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ 110% आएगा उसका डाटा। चलो नेक्स्ट देखो, यही है, कॉस्मोलॉजी पूछिए, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड फूड। भाई ज्योग्राफी तो ना सबसे इजी ज्योग्राफी है। मैं बोल रहा हूँ आपको, ज्योग्राफी और पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट्स है, अगर इसमें से आपके मान लो 20-20 क्वेश्चन भी आ गए ना, अगर आप 40 में से 36 नंबर भी लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ा है कुछ। इकोनॉमिक्स के टॉपिक बहुत इजी है, मतलब थोड़े कंसेप्चुलाइज है, जैसे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या मतलब होता है, SDG भी आएगा इसमें। जैसे डेवलपमेंट में पूछा है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं। इनकम अप्रोच क्या रहता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, और पर कैपिटा इनकम जैसे क्राइटेरिया, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, बाय क्वाटरनरी। फिर सबसे पहले मनी फ्लो, मनी फ्लो में हम देखेंगे कि मनी कैसे फ्लो करता है। ये बहुत इजी टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के, लेकिन कईयों को नहीं आते समझ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब अगर आप हमसे जुड़ोगे तो हम इसके आपके नोट्स और प्लस टॉपिक्स की कंसेप्ट क्लैरिटी रखें। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमारे आएंगे 1990 के LPG रिफॉर्म्स, उस टाइम के LPG रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम। IMF के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को क्यों पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रिडिक्शन सोच लो, कि जो टैरिफ लगाए ना ट्रम्प के भाई साहब ने भी, उस बेसिस पे क्वेश्चन फंसेंगे। WTO पे क्वेश्चन आ सकता है, IMF पे क्वेश्चन आ सकता है, और ADB पे क्वेश्चन आ सकता है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो क्योंकि पूरे साल ही करंट अफेयर्स में चल रहा है बेटा ट्रम्प के टैरिफ। अब तो मैक्सिको ने भी लगा दिया मेरे ऊपर 50% टैरिफ। अभी PM मोदी ओमान और जॉर्डन और इथोपिया पे गए हैं, हमने ट्रेड पैक्ट साइन किया है। कहीं ना कहीं टैरिफ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टैरिफ के लिए जो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। पॉलिटिकल साइंस सबसे इजी, एंड येट सबसे स्कोरिंग। सिर्फ जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टेज में था ना, तो मेरे को भी लगता था कि पॉलिटी टफ है, लेकिन अब लगता है कि पॉलिटी ही सबसे इजी है। कुछ नहीं है इसमें, मतलब आप इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, अगर पॉलिटी अच्छे से रिवाइज की है। जैसे वो व्हाट इज डेमोक्रेसी पूछा है, फीचर एंड क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पूछा है, सब कुछ पूछा है। सिस्टम ऑफ जैसे जुडिशरी, हाउ जुडिशरी वर्क्स, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो डेमोक्रेटिक राइट्स, लाइफ विदाउट राइट्स, ये सब कुछ ऐसे लग रहा है ना आपको डेमोक्रेटिक राइट्स,
इसमें कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और आपकी, अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ, डेमोक्रेटिक राइट्स में फंडामेंटल राइट्स है, लाइफ विदाउट राइट्स है, राइट्स इन डेमोक्रेसी। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे प्रियम्बल देख लो, पूरी पॉलिटी है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटी जो है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, खुद से भी प्रिपेयर करोगे ना अगर आप, मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे पॉलिटी के, 20 तो खुद कर ही लोगे सही, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर खुद से भी करोगे। और सबसे मेन बात देखो, ये इंडिया एंड नेबर के बारे में देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जैसे पावर शेयरिंग, बेल्जियम, श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म, ये पॉलिटिकल साइंसेस की ना कुछ थ्योरी है। एक सेकेंड, हाँ लेट्स कंटिन्यू। फेडरलिज्म, इसमें तो मेंस के टॉपिक भी दे रखे हैं यार, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मैं लिटरली बोल रहा हूँ बेटा, तुमको लग रहा होगा कि बहुत सारा सिलेबस दे रखा है जीएस का ही, जैसे मैथ्स, मैथ्स को छोड़ के, रीजनिंग को छोड़ के, इंग्लिश को छोड़ के, लेकिन ये सारे टॉपिक्स इजी है, लिटरली बोल रहा हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ देखो, मेरे को इस सिलेबस को देख के लग रहा है कि यार बच्चों को ना करवाना बहुत इजी है, लेकिन फिर आता है मैथमेटिक्स, इसका एक पेज का अलग ही सिलेबस है, 2 पेजेस का। तो इसको आप खुद से करो, चाहे किसी आप कोचिंग से जुड़े हुए हो वहां से करो, लेकिन मैथमेटिक्स को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे इसमें देखो, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का टॉपिक्स है, और ये होल नंबर, इंटीजर्स, कुछ भी है। अगर तो देखो, मैं प्रमोशन भी कर ही रहा हूँ अपनी, जो सोचना है सोचो। अगर आप हमसे जुड़ोगे ना, आपको पता है कि हम कैसा करवा रहे हैं, और आपको अभी तक पता चल भी गया होगा। तो जो भी टॉपिक्स है, आप कोई भी टॉपिक्स दे देना, या फिर जब भी अगर हमारा चल रहा होगा, पटवारी बैच चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 799 पर मंथ के हिसाब से चल रहा है, आप कंपेयर कर लेना। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपको कंपेयर कर लेना। आपको अगर कोई इससे नीचे दे रहा होगा ना, आप बता देना, 799 से नीचे दे रहा होगा शिमला में कोई। क्योंकि लास्ट हमने देखा था, बड़ी बड़ी रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूशन है, वो ये दे रहे हैं 8,000, 12,000, ये सब दे रहे हैं बेटा। हम दे रहे हैं सिर्फ 799 पर मंथ। हमको नहीं पता है कि पटवारी का पेपर फेब में आएगा, या फिर मार्च में आएगा, या फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा। हम दे रहे हैं आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, किसी को, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का जीएस अच्छा है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छा है। जब मैथ्स चल रहा होगा और आपका अच्छा है, तो यू डोंट हैव टू ऑप्ट फॉर इट, आप जीएस में, जीएस वाले मंथ में एनरोल हो जाओ, क्या दिक्कत है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से रखा है बेटा 799 पर मंथ। देखो रेशो, ये टॉपिक्स बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर देखो पटवारी लेवल पे पूछा जा रहा है ना, तो ज़्यादा डिटेल में तो आएगा नहीं, डोंट एक्सपेक्ट कि एसएससी सीजीएल लेवल का आएगा। आएगा बेसिक ही, लेकिन लैंग्वेज टफ हो जाएगी, लैंग्वेज टफ हो जाएगी, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, लैंग्वेज क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज टफ हो जाएगी। आप लैंग्वेज के लिए करो। और फर्स्ट 10 के लिए ना हमारे पास ऑफर्स भी है, जैसे हमको, हम कोई भी नया बच्चा आता है तो रेफरल नेम पूछते हैं कि किसने आपको रेफरल किया, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है। और कुछ बच्चों की ना रेगुलर क्लासेस, जैसे कुछ बच्चे हैं रेगुलर क्लासेस, जैसे एक आशिमा हो गई, और एक ऋतिका हो गई, एक आंचल हो गई। बेटा हमको दिखता है कि ये रेगुलर है, तो हम इनके लिए खुद से भी देते हैं कि लो हमारे पेड लेक्चर ले लो, आज के लिए 2 दिन का फ्री एक्सेस ले लो, तुम्हारा कुछ छूटा है कर लो। अगर आप डिसिप्लिन दिखाओगे ना बेटा, हम भी रिवॉर्ड ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अभिषेक हो गया, हम आपको रिवॉर्ड ही करेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फ्री में मिल रहा है, पढ़ लेते हैं, टाइम से आएंगे, कुछ नहीं होगा, तो बेटा हमको भी दिख रहा है वो, हम तभी बोलते हैं आपको कि अपने नाम से लॉगिन करो, अपने नाम से लॉगिन करो। हम ऐसा नहीं है कि हम आपको, अगर आप लॉगिन रेगुलर आ रहे हो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बढ़िया है, हम रिवॉर्ड भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आते हैं, देखो ये 2 पेजेस का है मैथ्स का सिलेबस, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। जैसे हम क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन, पॉलीगन, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, आई डोंट नो ज्योमेट्री के लिए इन्होंने क्या पूछ लिया है इसमें, चलो, जैसे सरफेस एरिया, ये तो पूछा ही जाता है, ज्योमेट्री, ये सबसे सबसे खूंखार टॉपिक होता ही है, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इजी भी होता है अगर किसी को आ गया। साइंस, साइंस आपका रहेगा मैम के साथ, जिसमें देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड,
साइंस के लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूं रीडिंग्स तो एनसीईआरटी की 6 to 10th बहुत है, बहुत है, इनफ है, इनफ। लिटरली बोल रहा हूँ बेटा, इनफ है। इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, और इससे इससे एडवांस कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स हो गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, मोशन वर्क, ये सब टॉपिक है। और उसके बाद पूछा जा रहा है इंग्लिश। ये हिंदी का टॉपिक है, इसमें पता नहीं है लैंग्वेज, जब पीपीटी में इसकी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं हो रही। ये हिंदी के कुछ टॉपिक्स है। इंग्लिश के टॉपिक वही बेसिक इंग्लिश जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, बेसिक इंग्लिश है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 35 नंबर के लिए भी इनके पास वही सिलेबस है, 85 नंबर के लिए भी इनके पास वही सिलेबस है, बस 35 नंबर में जो है हिमाचल प्रदेश ऐड हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं 35 में से 25 नंबर का तो आएगा हिमाचल, या इसके ज़्यादा का भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप 10 नंबर का करंट अफेयर भी पूछोगे ना, तो वो भी बहुत है। लेकिन अगर पटवारी के पेपर में आप एचपी को रेलेवेंस नहीं दोगे ना, तो फिर क्या ही की बात है। फिर मतलब हिमाचल के पेपर में एचपी नहीं पूछा जा रहा, तब तो कोई भी बाहर की स्टेट का बंदा भी आएगा, पेपर भर के चल जाएगा और पास हो जाएगा। एचपी को मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे मेरे हिसाब से 30 से 35 क्वेश्चन, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। और बाकी जो सिलेबस है उसके अप्रॉक्सीमेटली 15, मैथ्स के रहेंगे 20-25, इंग्लिश के भी 20 रहेंगे। बाकी के कम हो सकते हैं। हिस्ट्री का वास्ट सिलेबस है, तो एंशियंट से क्या पता 2 क्वेश्चन मिलने को देखे, 2 क्वेश्चन मेडिवल से 2 मिले, एंशियंट मॉडर्न से 10 मिले। कुछ क्वेश्चंस की सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अपने हिसाब से एचपी को तो नहीं कर सकते निगलेक्ट। एचपी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बेटा हिमाचल का ही पेपर है, एचपी नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे। ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो 799, अगर खुद से कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बाहर से कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको 8-8 हज़ार की फीस है। हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं। अगर किसी का छूटता है, हम तो अभी भी दे रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बस रेगुलर होना चाहिए बच्चा। अगर एक दिन में बाई चांस कोई जेन्युइन रीज़न लगता है, तो हम तो उसको भी दे देते हैं कि लो एक्सेस ले लो, देख लो, नोट्स बना लो। इसके टेस्टिमोनियल्स आपके ही बैच के जो ये रेगुलर बच्चे आते हैं ना, जैसे आशिमा, आंचल, अभिषेक। अभिषेक तो अभी तक इतना रेगुलर इसने नहीं छोड़ी क्लास, लेकिन जैसे आशिमा की एक दिन हम देख रहे थे कि लॉगिन हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, आंचल का देख रहे थे और लॉगिन हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो उनको लेक्चर दे दिए, प्रोवाइड कर दिए। हमने कल भी बोला कि यू हैव टू बी रेगुलर। चलो, लेट्स डिस्कस। इतना टाइम हो गया, अभी फिर बच्चे बोलेंगे ये तो प्रमोशन में लग गया। समझ आया सबको सिलेबस? यस यस सर। सर। आया? यस सर। ठीक है। यस। बेटा मैं पटवारी को ही प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ कि सीडीएस का रिवीजन बैच चल रहा है, इसके लिए प्रमोट कर, इसके लिए प्रिपेयर करोगे ना, पटवारी इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। एम फॉर द मून यूल गेट द स्टार्स। ये बात याद रखना हमेशा, बड़ा सोचो हमेशा। चलो, करते हैं आज शुरू ज्योग्राफी फिर से। अच्छा, कल मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाला था कि कहाँ से शुरू करें आज। वेट अ सेकंड, जिन्होंने पोल पे डाला था क्या वो हैं क्लास में आज? है। चलो कर लेते हैं उनके लिए शुरू। देखो हमने कल मैप कर लिया था शुरू। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन यस विजिबल है? सर। यस सर। हाँ ठीक है। देखो, कल हमने सतलुज का मैप कर लिया था पूरा, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज थी जिनके बारे में हमारे को पढ़ना था। जैसे ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज इन किन्नौर, ये हो गई थी कि करनी थी? ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज इन किन्नौर जो अपार्ट फ्रॉम मैप, जो मैप में नहीं थी। देखो सबसे पहले थी यूला, नोट डाउन करते रहना बेटा। तैती, फास्ट फास्ट करेंगे इसको। तैती, थरंग, थरंग के बाद क्यूलिंग, उसके बाद है पनवी, पनवी, पनवी की बात है ग्याथिंग, ग्याथिंग, ग्याथिंग के बाद है सोल्डांग। फिर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज इन शिमला,
इसमें सबसे पहले थी किंगल, कर ली थी हमने डिस्कस सारी। खेखड़ पर जैसे ग्रुप में डाला था ना, तो फिर बच्चों के डाउट नहीं रहने चाहिए। चमोले, सवेरा, बगनाला। बगनाला के बाद थी कौन सी थी, बगनाला के बाद? बहरा। फिर थी हमने देखा ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, फ्रॉम कुल्लू। सतलुज की ट्रिब्यूटरी फ्रॉम कुल्लू। सबसे पहले देखी थी हमने बहना, इसका सोर्स आनी था। सॉरी, एक सेकेंड। बहना, इसका सोर्स था आनी। बेटा सब भेजा ये ग्रुप पे कल मैंने, मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बहना जो है ना, कुल्लू और मंडी, बिटवीन मंडी और कुल्लू के बीच से बाउंड्री बनाती है ये। जैसे ये है ना, यहाँ पर, यहाँ से मूव करती है ये, ठीक है। और यहाँ पर सतलुज जो है बाउंड्री बनाती चलती है कुल्लू के साथ ऐसे, मंडी के साथ। तो बहना यहाँ पे चलती है, ठीक है। ठीक है, बहना सोर्स आनी है इसका, बाउंड्री बिटवीन मंडी एंड कुल्लू। उसके बाद है जिब्भी, कुरपन। कुरपन के बाद सतलुज मंडी में एंटर करती है फिरनू में, और वहां से कुछ ट्रिब्यूटरी उसकी, जैसे सियून, इमला बिमला। इमला बिमला के बाद आती है भागमती। बागमती के बाद आती है कटलू बाग। कटलू बाग के बाद आती है बहलू। बहलू के बाद है बगरा। फिर आती है ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज फ्रॉम सोलन, ये फ्रॉम मंडी। जल्दी जल्दी इसलिए करो ना बेटा, क्योंकि फिर हमारे को सतलुज में 2 दिन लग जाएंगे। ये करी थी हमने अलीगढ़। दियोली फिश फार्म कब बना था? कल करवाया था ये। करम, आशिमा, अभिषेक, कोई। दियोली फिश फार्म कब बना था? भूल गए? और कौन सी फिश, कौन से टाइप की फिश के लिए ये? सर ये 1962 में बना था। 1962 में और विच? कार कार्प फिश। कार्प फिश जो है ये वार्म वाटर फिश है कि कोल्ड वाटर फिश है? एनीवन? चलो छोड़ो, इसको हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी में। गंबर, इसका हमने सोर्स देखा था तारा देवी, तारा देवी हिल्स शिमला की। फिर हमने देखी थी ददेर, एक रिवर ये थी, और एक थी घग्गर। फिर हमने देखी थी सीरखट। सीरखट जो है ये फ्लो करती है अलोंग हमीरपुर और मंडी बॉर्डर। अच्छा एक चीज बताओ, जो मैं यहाँ लिखता हूँ उसके नोट्स बनाते हो तुम? यस सर। बनाते हो? यस सर। मैं ज्यादा यस फास्ट सर। तो नहीं चलता, फास्ट। बेटा ये मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ ना, क्योंकि ये मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है सब कुछ लिख के, टाइप करके। यस सर। उस टाइम मैंने बोला था कि इसको नोट डाउन कर लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चों ने बोला था कि डिस्कस कर लेना सर एक बार, तब कर रहे हैं हम डिस्कस। बाकी जब हम कोई एक नई रिवर डिस्कस करते हैं अगर, तो हम पूरा आराम आराम से करते हैं कि कौन सी खड कहाँ पे मिल रही है, कौन सी रिवर कहाँ पे मिल रही है, ये पता है ना आपको। जो सोच रहा है ना कि नोट्स नहीं बना रहे हम देख रहे हैं, तो फिर क्लास लगाने का कोई मतलब नहीं, रिवीजन नहीं होगा फिर। ठीक है, नोट्स बनाते रहना। और ये मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये कल मैंने ग्रुप पे भेजा है, और जो ग्रुप पे नहीं है फिर उसके लिए तो मैं क्या ही करूँ। सीर जो है वो फ्लो करती है अलोंग
हमीरपुर एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट। सब भेजा मैंने ग्रुप पे। बस आई एम राइटिंग इट अगेन। हमीरपुर एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड मीट सतलुज एट बिलासपुर। मेरी और थी, मुंडकर थी ट्रिब्यूटरी। मुंडकर थी, सुकर थी। सर, आपको इसके नोट्स चाहिए? वो बेटा टेलीग्राम पे अपलोडेड होते हैं नोट्स इसके, पीडीएफ वाले। आप मैसेज करना उस पे नंबर पे, ठीक है? सरियाली। और वो अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा था कि लेंथ ऑफ सतलुज इन किन्नौर 130 थी बेटा। हाँ जी सर, मैंने देख लिया था सर मैसेज आपका। ठीक है, चलो। अब हम बात करेंगे सतलुज के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, चलो। सबसे पहले, अच्छा एक मिनट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 10 मिनट बचे हैं बेटा, फिर से मतलब सिलेबस डिस्कशन में ना काफी टाइम चला गया। चलो ये तो डिस्कस कर ही लेंगे हम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन सतलुज, फिर कल से नई रिवर करेंगे। सबसे पहले है कशांग केरांग। कशांग केरांग है 243 मेगावाट का। सेकंड है संजय गांधी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, संजय गांधी इस प्रोजेक्ट के बारे में ना ऐसे डालना, संजय गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट द ट्रिब्यून। और इसके बारे में कुछ फैक्ट है, जो कि ये भाभा रिवर पे है पहली बात तो। इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो आप मेरे को कल बताना, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे को याद दिला देना कि सर नहीं मिला। ठीक है। फिर आता है बसपा। बसपा है 300 मेगावाट का। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ दोबारा, बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है बेटा। बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का। फिर आता है करछम वांगटू। नो मीन्स नो मूवमेंट, सुना है? नहीं सुना? अब इसके बारे में पढ़ के आना। एक एक पढ़ना है इसके बारे में, एक पढ़ना है नो मीन्स नो मूवमेंट। सर पढ़ा है। किस बारे में बेटा? सर ये नो मीन्स नो। हम्म। कौन बोल रहा है, आशिमा? ये सर ये प्रोटेस्ट हुआ था शायद। हम्म। चलो इस पर सर पढ़ना है। इतना ही पता है। हाँ हाँ, ठीक यस है। सर। ठीक है, पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है, वरना कल डिस्कस करेंगे। दो चीजें हैं, याद दिलाना क्लास होने पहले। करचम वांगटू के बाद है नाथपा जाकड़ी। नाथपा जाकड़ी है 1500 मेगावाट। फिर है जंगी थोपन। आशिमा इसके साथ तो नहीं था कहीं? जंगी थोपन के साथ, जंगी थोपन पोवारी प्रोजेक्ट के साथ। सर ऐसा मुझे याद नहीं है। चलो कोई नहीं। फिर आता है रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी है बेटा एक। सर ये कैंसल कर दिया था गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा। कौन सा, जंगी थोपन पोवारी? संगीत ओपन। यस सर। ठीक है ठीक है, कल बताओगे तुम मेरे को, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। लुहरी। ओके सर। लुहरी है 210 मेगावाट का। फिर है सुन्नी। सुन्नी है 382 मेगावाट का। फिर है कर्लडोम, कोल डैम सॉरी, ये है 800 मेगावाट का। ठीक है। और कोई? मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, डोंट वरी, इसका मैं ग्रुप पे ही भेज दूंगा। लेकिन जब सारे खत्म हो जाएंगे ना, सारी रिवर्स के सारे प्रोजेक्ट, जैसे रावी का होगा, चिनाब का होगा,
अच्छा एक बात बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है? जल्दी बताओ जल्दी, 6 मिनट बचे। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में तो पता है ना? इंडस वाटर ट्रीटी पता है? 1960, अयूब खान और नेहरू जी के बीच में हुई थी। अरे कोई रिस्पांस तो दो ताकि मैं डिस्कस करूँ इसको आगे। नहीं पता सर। अभी पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को। जी। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके साथ ही हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला। मतलब होल्ड पे डाल दिया है, मतलब रेटिफिकेशन करेंगे। मतलब कुछ हम ट्रीटी के कुछ प्रोविजंस बदलेंगे। तो बेटा इसमें ना कुछ डिस्कस हुआ था ऐसा कि अपर राइपेरियन, जैसे इंडस, और कौन सी थी, झेलम, और एक और रिवर है आईसीजे, चेनाब, इसका हमने 80% जो है वो पाकिस्तान को दे दिया था कि तुम इसको यूज करोगे, और हम इस पे डैम्स नहीं बना पाएंगे। अगर बनाएंगे तो रन ऑफ डैम बनाएंगे। और ये सतलुज, ब्यास और रावी, इसका हमने इंडिया को दिया था कि हम इस पे डैम्स भी बना सकते हैं, इसका वाटर हम डाइवर्ट भी कर सकते हैं, और इसका वाटर नहीं कर सकते हम आईसीजे। लेकिन इसका सीक्वेंस में देखा जाए तो आईजेसी है। इंडस, झेलम, झेलम और चेनाब। चेनाब जो है वो निकलती है कहाँ से? चेनाब कहाँ से निकलती है, जल्दी बोलो, 4 मिनट बचे। चंद्रा और भागा का वो है, मेल है सर। है ना, मतलब हिमाचल से निकल रही है। अभी तक सर इस रिवर पर बहुत कम डैम थे। खुद देखना, हिमाचल में खुद देखना, अभी तक इस रिवर पर बहुत कम डैम है। क्यों? क्योंकि बेटा हम बाउंड थे किससे? इंडस वाटर ट्रीटी से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी को डाला अबेंस में, मतलब अब होल्ड पे है। मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार। कब तक हम पाकिस्तान से मतलब टेरर अटैक भी सहें, पानी भी दें? हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक वो था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब देखना, कुछ साल में चेनाब पर भी मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगेंगे बेटा। पाकिस्तान रह जाएगा बस इंटरमीडियरीज के पास कंप्लेंट करते हुए। ऑल दो बेटा हमने, एक सर्वे हुआ है, करंट अफेयर का टॉपिक है, पिछले साल का करंट अफेयर का टॉपिक है कि सीक्वेंस में होता है। पहले एक वो बंदा आता है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, माइकल माइकल नाम था। उन्होंने भी इंडिया के फेवर में ही दिया था बेटा सजेशन कि हाँ इंडिया सही बोल रहा है कि इनकी इनकी नीड्स जो है वो बढ़ रही है वाटर की। फिर भी पाकिस्तान गया, फिर गया पाकिस्तान आईसीजे, वहां पर कंप्लेंट की है हमारी। और हमने तो इस बार ट्रिटी अबेंस में डाल दी। मैं कहा हम नहीं मानते इसको। बेटा रिवर्स पढ़ोगे ना जब हिमाचल की, तो ये एक एस्पेक्ट जरूर आएगा इंडस वाटर ट्रीटी का। क्योंकि एक रिवर जो है इंडस, झेलम, चेनाब, ये चेनाब जो है ना, ये हिमाचल से निकल रही है। और अभी तक इस रिवर पर बहुत कम डैम है, बहुत कम। ये इसलिए डिस्कस किया अभी क्योंकि अगर नई रिवर शुरू करते ना तो वो नहीं होती कंप्लीट। लेकिन ये टॉपिक जो है देखो, इंडस वाटर ट्रीटी का यहाँ से शुरू हुआ 1960 में, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था ये लिख लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो इसको। वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था इसका। अयूब खान और नेहरू के बीच हुई थी लाहौर में। कहीं ना कहीं ये नेहरू ब्लंडर माना जाता है बेटा। हमारे लीडर्स ने उस टाइम अच्छा दिलदार दिखाया था कि यार हाँ अच्छे रिलेशन हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसा देश डिजर्व करता है बेटा इतना सब कुछ। तो 1 मिनट बचा है, कोई डाउट किसी भी टॉपिक से जो आज पढ़ा? सिलेबस डिस्कस किया पटवारी का, 85 नंबर का सिलेबस आ गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंटोर मी आपके लिए ला रहा है सच में। ये जो एचपी ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया है ना, ये भी इसी का पार्ट है। लेकिन हम पटवारी लेवल का नहीं करवा रहे। वी आर गोइंग फॉर द अलाइड। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अलाइड के पेपर निकालना। अभी जब एचपी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी ना,
और क्वेश्चंस लगाना फिर। आपके अलाइड के क्वेश्चंस भी बनेंगे। एचपी ज्योग्राफी इसीलिए करवाई पहले, क्योंकि कोई भी एक ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी शेप्स हिस्ट्री। ज्योग्राफी जो है ना किसी एरिया की शेप, हिस्ट्री को शेप करता है। चलो मैं बता रहा हूँ, 799 पर मंथ ये है पटवारी का, और 999 पर मंथ ये है सीडीएस का। और 50% ऑफ भी है बेटा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ 50% ऑफ। जो बच्चा मतलब फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए है 50% ऑफ। बाकी अगर आपको इसको प्रमोशन सोचते हैं, प्रमोशन सोचो, आपका फायदा हो रहा है इससे तो इसको लो। और अगर लगता है तो फिर मैसेज करना, ठीक है। तो 1 मिनट बचा है। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.